अरे भैया, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो? उल्टा क्या कर रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया। आप बताइए, ललित मोदी ओबीसी है क्या? है? मेहुल चोकसी ओबीसी है क्या? नीरव मोदी ओबीसी है क्या? तो मोदी सारे ओबीसी थोड़ी ना। कि अगर किसी ने ओबीसी को इंसल्ट किया है, अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर किसी ने इंसल्ट किया है, तो भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। जितने भी ये राज्यपाल बने हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात हो, ये एक टूल है और ये सरकारी तंत्र के अंदर मिल चुके हैं। रविशंकर जी ने भी और अपने जो अनुराग जी हैं और कई नेताओं ने ये कहा कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने ओबीसी को जो है मोदी जी को उपनाम देकर और उनके जो है उनके साथ जो है उनको साथ जो है जो उनका बिहेवियर है इंसल्टिंग है, यानी उनको इंसल्ट कर रहे हैं ओबीसी के लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी ने ओबीसी को इंसल्ट किया है, अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर किसी ने इंसल्ट किया है, तो भाजपा और मोदी सरकार ने किया है। उसका सबसे पहला उदाहरण ये है, देखिए मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने अनाउंस किया था, लेकिन लागू हमने किया 92 में, जब नरसिम्हा राव जी हमारे मिनिस्टर थे, और 93 के अंदर अर्जुन सिंह जी ने जो हायर एजुकेशन के अंदर जो प्रोविज़न किया था फॉर MBBS IIM IIT के लिए हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का अगर किसी ने कार्य किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इम्प्लीमेंटेशन में चाहे मंडल कमीशन की बात हो, और सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ओबीसी के रिजर्वेशन का कार्य हुआ था, और उससे पहले गुजरात में हुआ था, जब माधव राव सोलंकी जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 27% आरक्षण उन लोगों ने पहले दिया था। तो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर को कौन लेके आया? क्रीमी लेयर को ये सरकार लेके आई, जिसमें मंडल कमीशन में क्रीमी लेयर का कहीं जिक्र नहीं है। कोई उसमें जो एज पर मंडल कमीशन देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ क्रीमी लेयर, लेकिन 8 लाख का मोदी जी लेके आए और 6 लाख का आपके हरियाणा सरकार लेके आई है। आप देखिए 8 लाख के अंदर एक क्लर्क और एक पीएन का बच्चा भी आरक्षण नहीं ले सकता, जॉब में नहीं ले सकता। और तीसरा जो हमारे साथ अन्याय किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर हरियाणा में केवल 8%, वो भी BCA को दिया, 27% नहीं दिया। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर इन्होंने ये कहकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके या कोर्ट्स का हवाला देके, हाई कोर्ट्स का हवाला देके कि हमारे पास डाटा नहीं है, आप डाटा दीजिए। डाटा इनके पास था नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2011 का जो कास्ट सेंसस जो मोदी जी ने किया था, उसको आज तक उजागर क्यों नहीं किया? और 2022 में कास्ट सेंसस होना था, 2022 में कास्ट सेंसस होना था जातीय आधार पे, जिससे कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और जो पॉपुलेशन है उसके बारे में पता लगे। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो आपका आरक्षण आपका समाप्त कर देंगे। और 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हमारा आरक्षण जो समाप्त कर दिया
पंचायती राज में भी और हायर एजुकेशन में भी। हायर एजुकेशन में रीज़न केवल एक ही था कि इनके पास डाटा नहीं था। तो सबसे ज़्यादा अगर इंसल्ट किया या सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया ओबीसी का, ये कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी ना हैं ना थे। उनकी जो कर्म से आदमी ओबीसी होता है, कर्म से ओबीसी नहीं है। सिर्फ नाम से मोदी लिख दिया और मैं भी तेली हूँ, मैं ओबीसी हूँ, लेकिन कर्म से ओबीसी नहीं है। मेरा ये साफ तौर पे उन पे आरोप है कि वो ओबीसी नहीं है। तीसरी बात ये कि इन्होंने ओबीसी डिपार्टमेंट अलग से क्यों नहीं बनाया? अगर ये ओबीसी के इतने हितैषी हैं तो ओबीसी का इन्होंने अलग से डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाया? जैसे एससी एसटी का अलग से डिपार्टमेंट होता है, तो इन्होंने वो क्यों नहीं किया? इन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पंचायती राज आरक्षण खत्म किया डाटा की वजह से। झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, आप ये नोट कीजिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण दिया, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस इन्होंने लागू कर दिया तो इंदिरा गांधी सानी का जो केस था कि 50% जो आरक्षण है उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस कर दिया तो 60% हो गया। तो जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को एक सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर बेंच ने उसको अंडरमाइन करके और आपने 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया, तो ईडब्ल्यूएस में एससी ओबीसी एसटी माइनॉरिटी को जगह क्यों नहीं दी? मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ मैं। दूसरा, झारखंड में और इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 27% आरक्षण दिया, असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन गवर्नर लिए बैठा है अपने पास। तो गवर्नर किसका आदमी है? केंद्र का आदमी है। जितने भी ये राज्यपाल बने हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में सरकार गिराने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की बात हो, ये एक टूल है और ये सरकारी तंत्र के अंदर मिल चुके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो उनको होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि जब 60% हो गया तो 27% क्यों नहीं कर रहे? क्यों लिए बैठे हुए हैं? 4 महीने से दोनों लिए बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 27% दिया आरक्षण, ये लिखिए आप, 27% दिया, उसको घटाकर शिवराज सिंह ने 14% कर दिया। तो कौन है ओबीसी विरोधी? कोलिजियम सिस्टम, ये कहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए। हम कहते हैं कि भी कोलिजियम सिस्टम, और ये क्या चाहते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में 2 इनके आदमी आ जाएं, ताकि इलेक्शन कमीशन, तो आपने देख ही लिया इलेक्शन कमीशन। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीजीआई का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया कि सीजीआई, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो डिसाइड करेंगे सीईसी कौन बने, इसका कौन बनेगा। अब यहाँ पर जो है जुडिशरी में कह रहे हैं कोलिजियम सिस्टम ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जुडिशरी में ओबीसी एसटी माइनॉरिटी का हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन क्या इनके 2 आदमी आने से क्या एससी ओबीसी एसटी माइनॉरिटी को जगह मिल जाएगी? ये तो जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन को लिया है, सीबीआई को लिया है, ईडी को भी लिया है, इनकम टैक्स को भी लिया है। मेरा ये मानना है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भी सीजीआई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री मिलकर वो चुने, ताकि जिस तरीके से कविता है जो बीआरएस के जो मुखिया की लड़की है, तेजस्वी यादव जी को बुला रखा है, मीसा जी को बुला रखा है, आपके शरद पवार की बेटी को बुलाया, आपके जो अखिलेश जी को रोज उनको तलब कर लेते हैं, सिसोदिया जी को तलब कर लेते हैं। यानी कि क्या केवल विपक्ष में ही लोग भ्रष्ट हैं?
अभी 6 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में एक मंत्री के यहाँ मिले, क्या किया ईडी ने? ईडी ने क्या किया? अभी देखिए, सबसे ताज्जुब की बात है कि ये अमृतपाल, क्या नाम है इसका, अमृतपाल, ये कहते हैं कि आईएएस है, आई एजेंट है। क्या इनको, इनकी एनआईए सोई हुई है कि इनको ये नहीं पता कि भाई एक उसके पास इतना सामान आ गया? तो ये लोग जो हैं अपना काम नहीं करते हैं, केवल कमियां निकालते हैं। और देखिए, जो अही रेजिमेंट है, गुर्जर रेजिमेंट है, आप राजपूत रेजिमेंट में आप बढ़ा देते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप जाट रेजिमेंट बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब अही रेजिमेंट की बात आती है, गुर्जर रेजिमेंट की बात आती है, तो क्यों इन्होंने उनके नाम से क्यों नहीं रेजिमेंट बन सकती? क्या वो क्षत्रिय नहीं है क्या? क्या उन्होंने, क्या वो किसी प्रकार से जितने भी मेडल लेके आते हैं, हमारे बहुत सारे यादव और जो है गुर्जर समाज से लोग जो है ये मेडल लेके आते हैं। दूसरा, ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको कहते हैं हम आरक्षण देंगे, तो उसमें ओबीसी एसटी माइनॉरिटी को स्थान देने के बारे में बात क्यों नहीं करते? उसी ये चाहते हैं कि 33% जो है वो केवल जो है जनरल कैटेगरी के लोग आ जाए। इनकी जो सोच है वो मनुवादी सोच है। देखिए, कुछ लोग हमारे ओबीसी के लोग रामचरितमानस को, गीता जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारे ओबीसी समाज के लोग भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, भगवत गीता को भी मानते हैं, रामचरितमानस को भी मानते हैं। ये लोग केवल ध्रुवीकरण करने के लिए, केवल जो है अपनी वोट की राजनीति करने के लिए 80% जो ओबीसी है वो राम को भी मानता है, कृष्ण को भी मानता है। लेकिन जो है ये जो कुछ रीजनल पार्टीज हैं, ये अपने फायदे के लिए, और ये मंदिर मस्जिद के नाम से लोगों को, हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इसके अलावा हम 100 नाम मांग रहे हैं अपने तमाम पीसीसी प्रेसिडेंट से, जिसमें वो हमें नाम देंगे कि ओबीसी के कैंडिडेट्स कौन कौन अच्छे कैंडिडेट्स हैं। 100 कैंडिडेट्स फ्रॉम ओबीसी, ए लिस्ट ली जाएगी सब पीसीसी प्रेसिडेंट से कि ओबीसी डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जीत सकते हैं, ताकि उनको स्थान मिल सके। एक हमने ये रेस किया है कि भारत रत्न अवार्ड शुड बी गिवन टू महात्मा ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, बीपी मंडल, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर। इन लोगों को हम लोगों ने ये फैसला किया है कि इनको जो है कम से कम जो है इनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। तो मेरा ये कहना है कि जब हमारे प्लेनरी सेशन में इतने फैसले ओबीसी के लिए हुए हैं, राहुल गांधी जी को केवल डर के मारे, उनकी पॉपुलैरिटी को देखो 30 दिन का उनके पास समय था, सस्पेंशन का पीरियड था, जिसमें वो अपील के लिए जा सकते थे। लेकिन स्पीकर को ऐसी क्या जल्दबाजी लग रही थी कि उनकी सदस्यता एक दिन में ही रद्द कर दी। तो ये तो अभी देखिए, प्रदीप कुमार थे हमारे एमएलए थे हमारे पिंजौर से, कालका से, उनको इसी प्रकार से हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता निचली कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, और स्पीकर ने फटाफट जो है उसकी सदस्यता खत्म कर दी। हाई कोर्ट ने स्टे दिया और उसकी सदस्यता वापस दी गई। तो जब कानूनी प्रतिक्रिया का भी आप पालन नहीं करते हैं, आपको जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, जो जुडिशरी सिस्टम पे आप पे विश्वास नहीं है, राहुल गांधी से आखिर ऐसा कौन सा भय लग रहा है इनको कि उन्होंने क्या कहा था, अडानी और अंबानी के क्या रिश्ते हैं, उनको एनर्जी, ऑयल, माइंस, एयरपोर्ट, बंदरगाह में इनको क्यों, इनको सारा सामान, इनको सब कुछ कंट्रैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं, जिस देश में जाते हैं वहाँ अडानी क्यों जाते हैं, क्यों ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अन्य
देशों में प्रधानमंत्री जी की तरफ से सिफारिश गई कि अडानी जी को काम दिया जाए, उसका कोई सवाल नहीं था। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर कमेटी बना रखी है, जो अडानी के शेयर्स गिरे हैं उसके ऊपर अभी फैसला आना है, लेकिन भयभीत हैं। एक नौजवान से, जो 50 साल का नौजवान है, उससे इतने घबरा गए हैं कि इन लोगों को इतनी भी चिंता नहीं है। अरे भैया, लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हो? उल्टा क्या कर रहे हैं कि ओबीसी का अपमान कर दिया। आप बताइए, ललित मोदी ओबीसी है क्या? है? मेहुल चोकसी ओबीसी है क्या? नीरव मोदी ओबीसी है क्या? तो मोदी सारे ओबीसी थोड़ी ना है। मोदी नाम लिखने से सारे ओबीसी नहीं बन जाते हैं। तो कौन से ओबीसी का अपमान कर दिया? मुझे बताएं बीजेपी वाले स्पष्ट तौर पे, क्या ललित मोदी ओबीसी है? क्या मेहुल चोकसी ओबीसी है? क्या ये आपका जी मैंने जो नाम लिए, क्या ये ओबीसी हैं? लेकिन बहाना ढूंढकर, झूठा प्रचार कर कर कि भाई ओबीसी का मैं चेयरमैन, ये मैं आपको कह सकता हूं, मैं 20 स्टेट में गया हूं, जितना शोषण ओबीसी का भाजपा ने किया है देश के, जब से देश आज़ाद हुआ है, इतना शोषण कभी नहीं हुआ। ये मैंने बोला था।